नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक प्रतिक्रिया सुनने को मिली है किसी भारतीय भाई की कि ये जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी जेएनपीसी काकस, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या जेएनपीसी ने इन 60-70 सालों तक और वही नहीं बल्कि इसके जो जोड़ीदार है जनसंघ या बीजेपी वाले, इन दोनों ने मिलकर के, अकेले नहीं, और इनके जो और भी पेरिफेरल फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस जो लगभग कट्टरवादी तत्वों का गिरोह रहा है, इन सबों ने जो अपनी भारतीय मानसिकता में इतनी शरांत और इतनी बदबूदार मानसिकता जो फैलाई हुई है, उसको, उस शरांत को, उस बदबूदार मानसिकता को साफ करने के लिए भारतीय जनता दल पहली बार एक ऐसा दल आया है। ये एक भारतीय भाई बहन की सोच है, प्रतिक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि यदि ये सोच है और भारतीय जनता दल भी यदि समझ रहा है तो मैंने इस तरह की भावना जो प्रकट हो रही है हमारे भारतीय भाई बहनों के मध्य से, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। तो हमारे उस भारतीय भाई का कहना बिल्कुल दुरुस्त है और जायज़ है कि इन जेएनपीसी वालों ने और जेएनपीसी के जो जोड़ीदार रहे जनसंघ बीजेपी वालों ने और इन दोनों के जो फ्रिंज और पेरिफेरल ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमें जो कि लगभग कट्टरवादी तत्वों का जमावड़ा रहा है, उन सबों ने हमारी भारतीय मानसिकता को इस कदर प्रदूषित किया है, उनके नज़रिए को इस कदर वो प्रदूषित किया है कि वो लगभग उससे बदबू आती है, उससे सड़ान आती है। और ऐसे बदबूदार सड़ान मानसिकता में फिर से उसको शुद्ध किया जाए, देशभक्ति की ओर उसको उन्मुख किया जाए, अवाम परस्ती की ओर उन्मुख किया जाए, तो ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा और बहुत बड़ा कठिन काम है। तो
तो उसी बहुत बड़े और कठिन काम को का बीड़ा उठाया है भारतीय ममता के दल ने। तो वो उन्होंने आगे भी स्पष्ट किया उस आदरणीय भारतीय भाई बहन उस आदरणीय भारतीय भाई ने कि हम भारतीय भाई बहनों को जातिवाद का शिकार बनाया, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता का शिकार बनाया, भाषावाद का शिकार बनाया, प्रांतवाद का शिकार बनाया, क्षेत्रवाद का शिकार बनाया, समूहवाद का शिकार बनाया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद का शिकार बनाया, और सबसे जो घातक मानसिकता थी यानी व्यक्तिगत स्वार्थ की आदत हमारे आपके मन में उसने भर दिया। अब इतनी मानसिकता में इतनी बुराइयों के चलते देश के दुश्मनों की पहचान कैसे होगी? देशभक्ति के प्रति संवेदनशीलता आएगी कहां से? तो न तो देश के दुश्मनों की पहचान हो रही है, और देश के दुश्मनों की पहचान में बहुत बड़ी चूक हो रही है, और अपने मुल्क के प्रति और अपनी आवाम के प्रति भक्ति की संवेदनशीलता के विषय में जो भारतीय ममता के दल प्रयास कर रहा है उसमें वांछित प्रगति नहीं आ रही है। उसका कारण यही कि जो मानसिकता इस तरह से विकसित की गई, और खास करके जब से ये मोदी महोदय आए हैं शासन में, तब से कट्टरवादी तत्वों का बोलबाला हो गया है, और सिर्फ एक ही पंथ के नहीं, दूसरे पंथ के भी। और जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उनको रेलीगेट करने के लिए, रेलीगेट माने उनको पीछे करने के लिए, सिर्फ वही मानसिकता और प्रदूषित करने के लिए, उस मानसिकता में और षड्यंत्र पैदा करने के लिए ये कट्टरवादी तत्व जो है आजकल उभर गए। यदि बिल्कुल हालिया का यदि किया जाए, एक विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, ये उसी षड्यंत्र मानसिकता का एक जीता जागता नमूना है, जिसको न देश की चिंता है, न देश में एकता की चिंता है, न देश में भारतीय भाई न देश में भारतीय भाईचारा की चिंता है, न देश में भारतीयता आधारित सद्भाव की चिंता है। सिर्फ उसी षड्यंत्र मानसिकता के चलते देश में एक जो है नफरत, भेदभाव, तनाव, और देश को इसी में झोंक करके देश की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति है, आर्थिक मजबूती, जो कि इस देश के लिए बहुत जरूरी है। इसमें मोदी जी बहुत विकास बात करते हैं। मोदी जी के ही सर पर इस तरह के षड्यंत्र मानसिकता वाले जो है तांडव कर रहे हैं, तो देश की प्रगति कैसी होगी? देश में स्थिरता कैसे आएगी? कैसे वो आर्थिक ताकत बनेगा? कैसे वो एक सैन्य ताकत बनेगा, वो भी चीन के सामने? तो उसका एक जीता जाता नमूना जो है उस षड्यंत्र मानसिकता का है, जो कि विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, और इसके साथ साथ ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क और असदुद्दीन ओवैसी, उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी,
वामन मैसरम आदि जैसे लोग समाज में हर वक्त जो है नफरत नफरत नफरत, इन तत्वों की ये पूरे भारतीय समाज का दायित्व बनता है। और भारतीय जनता दल बल्कि पूरे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, आदरणीय भारतीय आवाम से ये गुजारिश करता है, विनती करता है कि इस तरह के सारे तत्वों को हतोत्साहित करिए, उनके मंसूबों को कुचलिए, उनकी आदतों को कुचलिए। देश हित में इसकी परम आवश्यकता है। देश में उसी षड्यंत्र मानसिकता के चलते हम भारतीय भाई बहन दूसरे शब्दों में, दूसरे अल्फाजों में मानसिक गुलाम रहे। देश के दुश्मनों को पहचानने में लगातार चूक होती रही और इसी मानसिकता के चलते वो देश के दुश्मन, जिन्हें यदि हमारा देश देशभक्ति और अवाम परस्ती का जज्बा यदि होता या उस जज्बे के अनुसार जागरूकता होती तो इन ताकतों को देश के बाहर लात मार करके निकाल दिया गया होता। लेकिन उसी मानसिक गुलामी के चलते आज उन्हीं को चुन रहे हैं, उन्हीं को सत्ता भेज रहे हैं और उन्हीं के कुकर्मों को अपने सर पर जो है वो ढो रहे हैं और भोग रहे हैं। तो आज वही भारतीय समाज के शत्रुओं की जानकारी जो है भारतीय जनता दल दे रहा है और उस जानकारी के आगे इन सारी भारत के दुश्मन और भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतों के पास जब कोई जवाब नहीं है, कोई नैतिक उत्तर नहीं है, तार्किक उत्तर नहीं है, तो वो किस तरह का तर्क गढ़ते हैं उसके नमूने जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से सुने। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता दल जो पहली बार शायद मैं ये बहुत गलत नहीं हूँ तो पहली बार इन देश के दुश्मनों, भारतीय समाज के दुश्मनों और भारतीय समाज में विखंडन करने वाली ताकतों के विषय में जानकारी जब ये अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को दे रहा है तो इसका सामना करने के लिए उनके पास कोई नैतिक साहस नहीं है, नैतिक हिम्मत नहीं है, नैतिक बल नहीं है, वो नैतिकता नहीं है और कोई तार्किक बात उनके आगे नहीं। किस तरह का कुतर्क वो गढ़ते हैं और किस तरह की मानसिकता से वो सामना करते हैं उसके कुछ नमूने जरा देखिए। कुछ कहते हैं जैसे मुख्य रूप से ये दो राजनीतिक ताकतें जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांटा चौकड़ी काकस या जिसको कि आप सभी लोग भूल या भ्रम या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, वो और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो ये कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने कितने हजार करोड़ 20-25 हजार करोड़ दे करके इसे यूट्यूब वाले सर को खड़ा किया है हमारे खिलाफ माने कांग्रेस के खिलाफ। उसी प्रकार बीजेपी वाले कहते हैं
कि कितना पैसा दे करके इस कांग्रेस ने यूट्यूब वाले सर को खड़ा किया है। और बराबर कहते हैं कि भाई यूट्यूब वाले सर ने हजारों करोड़ जो खर्च करके इस तरह की बात फैलाई है। अब हजारों करोड़ की सफाई भारतीय जनता दल क्या देगा, मैं क्या दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा कि भाई साधन के अभाव में इतना देरी हो गई मेरे कहने के बाद भी। वो इस बात का प्रतीक है कि मेरे पास या इस संगठन के पास कितने पैसे हैं। और भारतीय जनता दल इस प्रकार से कह भी नहीं सकता, क्योंकि जिस माहौल में जो ये कह रहे हैं जीएनपीसी के पास लाखों करोड़ काला धन के रूप में है, इनके पार्टी फंड में जो है हजारों करोड़ है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में हजारों करोड़ है। वो उल्टे उपदेश देगी दूसरी पार्टियों को और भारतीय जनता दल को कि ये पैसे आपके कहाँ से आए, जबकि उसने पहले ही लूट कर अपने बरगला करके पार्टी फंड में हजारों करोड़ वो जमा कर लिया है। और दुर्भाग्य भी इस देश का है कि हमारे देश का जो धनाढ्य वर्ग है, जो व्यापारिक वर्ग है, वो ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देता है। अब उसके विषय में ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि वो जरा भी नहीं देखता है कि ये देश की दुश्मन ताकतें हैं और उन्हीं को चंदा देता है। बड़े बड़े उद्योगपति हों, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ये उन्हीं को चंदा देते हैं जो कि इस देश की दुश्मन है। खैर, इस विषय पर ज़्यादा मैंने कहना अभी उतना सार्थक नहीं है, विषय तो कुछ और है। तो इस तरह के वो कहते हैं, मतलब कि एनपीसी कहती है कि हजारों करोड़ देकर के यूट्यूब वाले सर को ये खड़ा किया है बीजेपी ने। बीजेपी वाले कहते हैं कि हजारों करोड़ देकर के यूट्यूब वाले सर को कांग्रेस ने खड़ा किया। इस पहला तर्क तो उनका यह रहता है। और जेएनपीसी वाले बस धमकी देते हैं यूट्यूब वाले सर हद में रहें। और कभी कभी कहते हैं कि यदि नेहरू न होते तो देश न होता, गांधी न होते तो देश न होता, कांग्रेस यदि मिट जाएगी तो देश मिट जाएगा। इस तरह की झूठी बात है। अब इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं कि नेहरू न होते तो देश नहीं होता, गांधी न होते देश नहीं होता। अरे उनकी असलियत तो देश देख रहा है ना। तो इस तरह के कुतर्कों का कोई मतलब नहीं और कोई आधार नहीं। तो इस तरह के इसी के आसपास जेएनपीसी या कांग्रेस के कुतर्क आते हैं। और अवशेष जो है धमकियां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया है। उसी प्रकार धमकी और गाली जो है बीजेपी के कुछ तत्वों द्वारा भी मिला करती है। और बराबर ये तर्क रहता है कि कभी कि भारतीय एकता से क्या होगा, और हम भी भारतीय हैं, भारतीय तो सभी हैं। देखिए, इस भारतीयता के इस मुहिम को कमजोर करने के लिए तमाम कुतर्क गढ़े जाएंगे कि हम भी भारतीय हैं। वो हम भी भारतीय से तो मैंने वो लगभग इस तरह का कहना तो भारतीयता का उपहास ही नहीं है, उसका सीधा निगेशन है। अंग्रेजी में निगेशन, उसको नकारना है। हम भी भारतीय बोल करके सारी वो जो है वो जातीय पांथिक बातों का करना। हम भी भारतीय हैं, शुरू करते हैं कि नहीं हम भी भारतीय हैं, लेकिन
गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भी भारतीय हैं, लेकिन हम कहते हैं गर्व से कि हम ठाकुर हैं। हम भी भारतीय हैं, लेकिन हम कहते हैं कि गर्व से कि हम ब्राह्मण हैं, चुरकी वाले ब्राह्मण हैं। शुरू हो जाएगा। यानी हम भी भारतीय कहने वाले ये इस तरह से कहते हैं। तो वो भारतीयता का भारतीयता को सिर्फ नकारना ही नहीं है, उसका निगेशन ही नहीं है, बल्कि उसका सीधा सीधा जो है उसकी अवधारणा को कुचलना है। तो इस तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। तो और इसलिए भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि ये इस तरह के कुतर्क, और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उग्रवादी तत्व, हो सकता है कि वो सिखाए पढ़ाए हों, लेकिन जिसके द्वारा भी सिखाए पढ़ाए वो उन नेताओं की उन तत्वों की भी मानसिकता को दिखाता है। कहते हैं कि एकता के कुत्ते, भारतीय आवाम ताकत दल देश में भारतीयता आधारित एकता भाईचारा लाना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस भारतीय एकता को लेकर के इतनी तिलमिलाहट है कि वो छुट भइयों से कहलवाते हैं एकता के कुत्ते। कभी कभी कहते हैं कि यदि भारतीय एकता आ जाएगी तो मेरे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे, मेरे बगल में चमार भी बैठ जाएंगे। इस तरह की मानसिकता का प्रदर्शन होता है भारतीय जनता पार्टी के तत्वों के द्वारा। ये तो इनका रहा। और कुछ और नमूने जरा सुनिए। हमारे अमित शाह महोदय, जो कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं, जब भी चुनाव आता है, अभी चुनाव जो खत्म हुआ है विधानसभा का, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ और भी राज्य रहे हैं, 4 राज्य और रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के मध्य में जाकर बोल रहे हैं कि आप लोग मुगलों से लड़े थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले भारतीय जनता दल ने तो इस अमित शाह महोदय से पूछा था कि जरा भाई साहब जरा बता दीजिए कि हमारे देश में मुगल को वो कौन मुगल है जिससे आप लड़ रहे हैं। इस तरह की घिनौनी सड़न मानसिकता वाले आज देश के गृह मंत्री हैं, शर्म आती है। और वही अमित शाह जैसे लोग, या अमित शाह कह रहे हैं कि जो है कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को भड़का रहे हैं। भारतीय आवाम ताकत दल पूरे देश में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के बीच भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव इत्यादि स्थापित करने में सतत ये प्रयत्नशील है। और उसी को रोज, उसी के संबंध में रोज जो है एक वीडियो भी जारी करता है, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटे के आसपास। बराबर ये विनती करता है अमित शाह जैसे लोग जाकर के जो कि भड़काते हैं कि भाई आप मुगलों से लड़े थे और हम भी मुगल से लड़ रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग, यानी अमित शाह जैसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़े नैतिक कि भारतीय जनता दल का नाम भी ले लें, और जिनको नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग
सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर जो है लोगों को भड़का रहे हैं। तो इतना नैतिक रूप से गिरे हुए लोग हैं अमित शाह जैसे लोग कि सही सामना करने से हमेशा बचना। अरे अमित शाह, अब इसके विषय में क्या कहा जाए? अरे अमित शाह महोदय, यदि आप में नैतिक बल है, नैतिक हिम्मत और साहस है, तो भारतीय ताकत दल के विचारों का सामना तो करो। भारतीय ताकत दल के भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित बंधुत्व, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत का सामना तो करो। और इसके विरोध में यदि आपको कोई तर्क बनता है तो तर्क तो दो। उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं, कोई बात नहीं है, तो इस तरह की बात करते हैं कि ये भड़का रहे हैं। और ये बात जो है मोदी महोदय भी कर रहे हैं। मोदी महोदय जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कह चुके हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को भड़का रहे हैं। अरे सामने तो आइए मोदी महोदय, नाम तो लीजिए। हम कोई दूसरे देश के हैं क्या? हम भी इस देश के एक नागरिक हैं। तो नागरिक की इज्जत करना सीखिए। और वो तो यही तो कहा जा रहा है, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित बंधुत्व, भारतीयता आधारित सद्भाव, यही बात तो कही जा रही है। और इसी बात के लिए तो विनती की जा रही है अपने आदरणीय भारतीय अवाम से। तो ये कि छुप करके प्रधानमंत्री होते हुए कि कुछ लोग भड़का रहे, कुछ लोग, नाम तो लो भैया। जिसको नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है, विचारों में ताकत नहीं है, नैतिक बल नहीं है, वो इस तरह से जो है वो तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और भी तरह के, तो उनका नमूना मैंने बताया। अब कुछ और भी तत्वों का नमूना जरा सुनिए। इसी बीच में मैंने एक वक्तव्य सुना था उस असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि कभी कहता है कि हम जब तक एक मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक एक मुसलमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरे बेवकूफ, आप वकील बनते हैं, अपने को वकील कहते हैं। भारत का संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कि बगैर पढ़े हुए जो है वकालत की डिग्री जो है कहीं से चुरा लिया। तो भारत का संविधान पढ़ा है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कह रहा है ना कि हम भारत के लोग, हम भारतीय। ये मुसलमान के कहाँ से आ गया? प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन वो काबिलियत तो हो। मुसलमान कहने वाला, हिंदू कहने वाला, ठाकुर कहने वाला, तमिल कहने वाला, वो जो है इसकी पात्रता खो दिया उसने। इतनी समझ तो आप रखिए। जिस वक्त आप कहते हैं कि हम एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपने इस देश पर संवैधानिक पद पर आसीन होने की पात्रता आपने खो दी। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो योगी महोदय हैं, वो भी पात्रता खो चुके हैं। वो तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं। वो भारत के संविधान की भावनाओं के खिलाफ बोला करते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। भारत की संविधान की भावनाओं के खिलाफ वो मंदिर घूमते हैं, दीपक जलाते हैं, कवड़िया पर जो है फूल की वर्षा करते हैं। ये सभी चीज़ जो है भारत के संविधान की भावनाओं के
बिल्कुल प्रतिकूल है। तो क्या उसी तरह अब बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की तरह, या मोदी की तरह जो प्रधानमंत्री बन करके मंदिर मंदिर घूमता है? हम क्या कहें, लोगों की पांथिक भावनाओं का शोषण करता है, एक झूठ मूठ का राष्ट्रवाद भी चलाता है। तो आ जाइए असदुद्दीन ओवैसी की थोड़ी मानसिकता भी तो पढ़िए। ये एक कल उनका एक वक्तव्य मैंने देखा था या देखा जा रहा था। वो कह रहे हैं कि हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है, हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं है। मूर्ख राज असदुद्दीन ओवैसी, तुम किस अवसरवादिता के अधीन ये वक्तव्य दे रहे हो कि तुम्हारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है? लेकिन इस मुल्क का बिल्कुल गहरा संबंध है जो है मुगलों से। मुगल जो वंशावली है, मुगल जो डायनेस्टी है, वह इस देश की एक आदरणीय वंशावली है। ये मुल्क जानता है। कुछ कट्टरवादी तत्वों के इस दुष्प्रचार से या आक्रांता कहने से तथ्य जो है वो बदल नहीं जाते, हकीकत बदलती नहीं है। वो और ये इतनी बात असदुद्दीन ओवैसी जो है आप भी जानिए। और आप कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता दल कहता है कि इस मुल्क का मुगलों से बहुत वास्ता है। मुगल जो वंशावली है, डायनेस्टी है, एक सम्माननीय डायनेस्टी है और वंशावली है, जिसका कि भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अब उस विषय पर कुछ यदि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को आईना दिखाना है कि आप जैसे लोग वो मुगल वंशज के महानता को आप क्या जानेंगे? जो लोग जो है तालिबान जैसे वैश्विक आतंकवादी और किस प्रकार का वो नरसंहार करते हैं, लोगों का गला काटते हैं तालिबान वाले, महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं, ये जग जाहिर है। वो तालिबान जब उसने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने केक काट करके स्वागत किया उसका। ऐसे लोग वो क्या महत्व जानेंगे मुगल वंशज के महानता को और उसके योगदान? यादें हम नहीं कहेंगे। तो केक काटने वाले, तालिबान का समर्थन करने वाले, उनको कोई हक नहीं बनता है कि भारत की जो महानता है और भारत की विचारों की जो महानता है, कुछ कट्टरवादी तत्वों से वो प्रदर्शित नहीं होता है। भारतीय जनता दल ने भी बताया है कि हमारे देश में जितनी भी वंशावली है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, दक्षिण के कई वंश हैं, जैसे आपका सतवाहन है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, और आपका चोल वंश है, पल्लव वंश है, और चेर वंश है, पांड्य वंश है, और कई जो है वो साम्राज्य रहे हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य है, वहमनी साम्राज्य है, और भी वंश है, गंगा है, कदम्ब है, और यहाँ पर जो है खरवेला वंश है, आपका उड़ीसा में प्रद्योत वंश है, जो है आपका असम में या पूर्वोत्तर भारत में भी फैला था। चौहान वंश है, चंदेल वंश है, और
बिश्नोई भी शायद कोई वंशज है, ये सभी सम्माननीय हैं। इनके आपसी झगड़े को लेकर के एक को नीचा दिखाना, एक को जो ऊपर उठाना, ये निहायत गलत है। झगड़ा उनका रहा होगा। ये कट्टरवादी तो वो 5-7 साल पहले के झगड़े को ला करके हमारे देश की एकता को तबाह करने पर वो तुले हुए हैं। और वही लोग, वही मानसिकता हमारे आदरणीय मुगल वंशज को आक्रांता बोलते हैं, वही बोलते हैं आक्रांता। उनके इस विचार को, इस कुत्सित मानसिकता को पूरी भारतीय अवाम, पूरी आदरणीय भारतीय अवाम का ये दायित्व बनता है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का दायित्व बनता है कि ऐसे कट्टरवादी तत्वों जो कि 5-6 साल पहले, 8-7 साल पहले ला करके हमारे जो देश का जो ताना बाना है, सद्भाव का जो ताना बाना है, उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नफरत फैला करके उनकी इस गतिविधि को कुचलने की जरूरत है। तो असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता दल थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता है। भारत का संविधान तो पढ़ा ही होगा असदुद्दीन ओवैसी महोदय, और उसकी जो मूल प्रति है उसमें प्रभु राम की भी फोटो किसी पृष्ठ पर लगी हुई है। और हमारे देश के और भी हस्तियां हैं जो माने इस तरह की प्रभु राम के तुल्य, और अकबर की भी फोटो लगी हुई है भारत के संविधान की मूल प्रति में। ये ज्ञान है कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी? तो देश के इतिहास का सम्मान करना सीखिए, और देश का जो गौरव है, मौर्य वंश, मुगल वंश और जितने भी वंशावलियों का भी नाम लिया गया है, वर्णन किया गया है, और उसमें अब हमारा मुगल वंश भी आता है। सबका सम्मान करना सीखिए असदुद्दीन ओवैसी महोदय। लेकिन आपकी फितरत तो जब तालिबान कब्जा करेगा अब अफगानिस्तान पर, तब आप केक काटेंगे। खैर मनाइए कि वो जागरूकता नहीं है देश में, नहीं तो आप जैसे लोगों को यदि जागरूकता होती, देशभक्ति होती, अवाम परस्ती का जज्बा होता, तो आप जैसे लोगों को यह देश जो लात मार करके बाहर कर देता और कहता कि तुम वहीं जाओ अफगानिस्तान में और उसके तालिबान के पास। खैर मनाइए। और ऐसे तत्व हमेशा जब आग लगती है, जब अब ये जो कट्टरवादी तत्व हैं वो शुरू किए हैं ना, एक और ज्ञानवापी को कोड की लताड़ मिल रही है। ये विष्णु जैन, हरिशंकर जैन को कोड की लताड़ मिल रही है, तब भी ये देश के दुश्मन विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जैसे लोग भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट बेनकाब करेगा ये देश के दुश्मन है। देश में आग लगाना ज्ञानवापी के बहाने, कभी ताजमहल में शिवलिंग के बहाने, मथुरा के बहाने, कुतुब मीनार में वो जो है वो पूजा अर्चना के बहाने देश में नफरत का एक बीज बोना, उस नफरत को आगे बढ़ाना और देश को नफरत में भोगना। तो इसी मौके की तलाश में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बिल्कुल घात लगा कर बैठ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान, टी.एस. हसन और जैसे लोग, और वो कहिए कि जाकिर मूसा नाइक भाग गया, वो भाग करके वो मलेशिया पहुंच गया। वो जैसा लोग बुरहान वादी, ये घात लगा के बैठे तो रहते हैं कि इस नफरत की आग में और घी डालें। और किस तरह का वक्तव्य जो असदुद्दीन ओवैसी से आ रहा है, मस्जिद कयामत तक रहेगी। अरे असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी सी भी
इस देश के प्रति मोहब्बत होती, देश के लोगों में आपसी अखलाक मोहब्बत होना चाहिए इसकी भावना ये तुम्हारे दिल में होती, तो आप जो है ऐसा वक्तव्य नहीं देते महोदय कि मस्जिद जो है क़यामत तक रहेगी। आपके मुंह से ये निकलना चाहिए था कि मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगी साथ साथ। इसकी आवश्यकता है। असदुद्दीन ओवैसी अकेला नहीं है। और वर्णन ये किया गया है कि जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गद्दार इस देश का दुश्मन है, वो और असदुद्दीन ओवैसी में कोई भेद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और जो है वावन मिश्रम में कोई भेद नहीं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती या अपराधी दीपक त्यागी और तौकीर रजा में कोई भेद नहीं है। और इसी तरह से और भी, और विष्णु जैन, हरिशंकर जैन इत्यादि और शफीकुर रहमान वर्ग में कोई भेद नहीं है। देश इसमें फर्क नहीं कि ये कट्टरवादी तत्व हैं जो हमारे इस देश के सुकून को नष्ट करना चाहते हैं। और भारतीय जनता दल को तो पूरा काफ़ी यकीन इस बात का है या शक है कि निश्चित है कि ये बाहरी शक्तियों के शह पर, बाहरी शक्तियों के फंडिंग पर, और बाहरी शक्तियाँ हमेशा लगी रहती हैं कि इस देश में, यह देश में जो आपसी भाईचारा का ताना बना है हमेशा वो टूटा रहे, नफरत फैलती रहे, देश की प्रगति रुकती रहे। देश में वो काबिलियत है ये देश में आपसी भाईचारा हो, नफरत बिल्कुल शून्य हो और इखलाक मोहब्बत हो, तो बहुत तेजी से ये प्रगति भी कर सकता है। प्रगति का लाभ सबको मिल भी सकता है। उस लाभ का सभी भारतीय भाई बहन सम्मानपूर्वक जो है उसका लाभ उठा भी सकते हैं। और आर्थिक प्रगति के आधार पर जो है सैन्य ताकत भी बन सकता है, विश्व का राजनीतिक ताकत भी बन सकता है, विश्व का जो है राजनीतिक के बाद चारित्रिक ताकत भी बन सकता है। ये सारी काबिलियत भारत में है, बशर्ते इस देश में अब हम भारतीय भाई बहनों के बीच में वो भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित बंधुत्व, भाईचारा, आपसी भरोसा और परस्पर विश्वास का माहौल, उसी को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता दल बराबर जो है ये कोशिश कर रहा है। और इस संबंध में ये देश विरोधी जो ताकतें हैं और उनके जो है सिपह सालार है, किस तरह से अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसे बीजेपी एक विखंडनकारी ताकत है और बीजेपी के जितने यूट्यूब पर उसके सिपह सालार हैं, जैसे एक प्रदीप सिंह है, हर्षवर्धन त्रिपाठी है, डी.के. दुबे है, मनीष ठाकुर है, मनीष कुमार है इत्यादि। ये किस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए प्रदीप सिंह का एक वो कल वो बोल रहा था किस पर, उस राहुल गांधी पर। अब देखिए राहुल गांधी को ये प्रदीप सिंह की किस तरह बचा रहा है। ये कह रहा है कि प्रदीप सिंह उसे यूट्यूब में कह रहा है कि राहुल गांधी जो आयोजन हुआ था माने लंदन में, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने नहीं किया था बल्कि दो संस्थाओं ने किया था। एक जो है वो ब्रिज इंडिया और एक स्वाभिमान भारत। तो स्वाभिमान भारत को चलाने वाला
पुष्पराज देशपांडे है। और स्वाभिमान भारत का स्वाभिमान या ये कुछ ऐसे ही नाम है इसी के पास, वो उसका एग्जैक्ट नाम इसमें याद नहीं पड़ रहा है। स्वाभिमान भारत का 3 साल पहले यही गद्दार राहुल गांधी ने उद्घाटन किया था। तो उसको चलाने वाला पुष्पराज देशपांडे है। तो उसी ने जो है इसको आयोजित किया था। ये प्रदीप सिंह यहां तक तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये पुष्पराज देशपांडे जैसे लोग या ब्रिज इंडिया जैसे लोग विदेशों में उन भारत विरोधी ताकतों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो भारत की प्रगति को फूटी आंखें नहीं देखना चाहते हैं। अमेरिका में काफ़ी ऐसी मानसिकता है, यूरोप में काफ़ी ऐसी मानसिकता है, ब्रिटेन में काफ़ी ऐसी मानसिकता है जो भारत की प्रगति को फूटी आंखों जो है उनको नहीं सुहाता है। इस तथ्य को हमारे देश के लोग समझे इस बात, और वहीं पर जाकर के ऐसी ताकतों को जुटाता है ये गद्दार राहुल गांधी। तो यहां तक तो सही कह रहे थे कि ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को वो संगठित करता है भारत को घेरने के लिए। लेकिन ये प्रदीप सिंह एक बार भी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोलता है। ये सवाल ये है कि प्रदीप सिंह जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर गद्दार कहेंगे किसको? वो किसको कहेंगे? मान लीजिए वो जयचंद ने विदेशी या भारत के बाहर मोहम्मद गोरी का साथ दिया। ये गद्दार राहुल गांधी तो भारत का दुश्मन चीन का साथ देता है, भारत का दुश्मन पाकिस्तान का साथ देता है, और भारत के खिलाफ जितनी भी मानसिकता है या अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का है वहां उनको वो उकसाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जयचंद को जो मोहम्मद गोरी का साथ दिया था उसको तो गद्दार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं। यही गद्दारी है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, मोदी की और प्रदीप सिंह जैसे पत्रकारों की भारत के खिलाफ, जो कि राहुल गांधी को गद्दार न तो कहते हैं और इस तरह से पेश करते हैं कि देश भी इस घोर गद्दार राहुल गांधी को गद्दार न समझे। तमाम मीडिया पर ये सोशल पोस्ट देखने को मिलता है। भारतीय जनता दल बराबर ये सवाल करता है कि हमारी अवाम इस देश के गद्दारों को वोट क्यों कर रही है, और अब इसको जो है कि कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन के वो चलाते हैं कि जिसने हिंदुओं को अपमानित किया तो देश की जनता ने यानी क्यों वोट किया। अब ये सवाल यह है, ये कट्टरवादी तत्व जो है खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन उनसे विशेष वो इस देश को समझते क्या है? हमेशा हिंदू सनातन वो जितनी बार हिंदू सनातन के रट लगाते हैं ना उतनी बार उसके महत्व को कम करते हैं। हिंदू सनातन अपने आप में एक बहुत पुराना दर्शन है, बहुत पुरानी फिलॉसफी है, उसके विचार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो राष्ट्र को
और जो राष्ट्र जो भारत के संविधान से चलता है उसको उसका प्रतीक है हिंदू सनातन, करते ही नहीं। हिंदू सनातन जो इतना महान पंथ है, उसके विचार हैं, आज उसके विचारों की उपयोगिता का एक चुनौती है कि अपने उस महान और पुरातन आदर्श या विचारों के द्वारा भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, ये उसके परीक्षा की घड़ी है कि भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वो क्या योगदान कर सकता है, नंबर एक। लेकिन इन कट्टरवादी तत्वों को दूर रख करके यदि हिंदू सनातन का आदर्श है कि भाई भारत राष्ट्र मजबूत हो, तो यहाँ तो सभी पंथ के मानने वाले जो है इस राष्ट्र को मजबूत करें, ये उसकी भावना होनी चाहिए। हर चीज में हिंदू सनातन को उसमें सानने की, उसमें करने से हमारा देश जो है वो मजबूत नहीं होगा बल्कि कमजोर होगा। कमजोर इस लिहाज से भी होगा कि दूसरे पंथ के जो कट्टरवादी तत्व है उनको मौका मिलेगा। तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू हुआ, गद्दार इंदिरा गांधी हुआ, गद्दार राजीव गांधी हुआ। तो इन गद्दारों को चूंकि देश के खिलाफ गद्दारी किए थे, इस मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ उनके गद्दारियों का ये कारनामे है। इसको ये कट्टरवादी तत्व कहते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ। अरे भाई, जो देश के खिलाफ रहेगा वो हिंदुओं के भी खिलाफ रहेगा, वो हमारे माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी खिलाफ रहेगा, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो रहेगा, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो कत्ल करवाएगा, हमारे जो ईसाई पंथ जो ईसाई पंथ के मानने वाले हैं जो है उसके भी खिलाफ रहेगा। ईसाई पंथ से आते थे ना वो जॉर्ज फर्नांडिस लेवल का यानी देशभक्त जो है, आज तक जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, जेएनपीसी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, उनके टक्कर का कोई हुआ नहीं। वो भी ईसाई पंथ से आते थे, तो उनके भी खिलाफ थी जेएनपीसी। तो कहने का मतलब है कि जो देश के खिलाफ हुआ स्वतः जो है वो भारत के खिलाफ हुआ, हमारे भारतीयों के खिलाफ हुआ, लेकिन उसको इस तरह से पेश करना कट्टरवादियों के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन कट्टरवादियों से। कट्टरवादी में मैं को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यही सब हैं। उनकी पहचान मैंने बताया था। मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच से जो कट्टरवादी तत्व कौन कौन से हैं, एक तो ये गद्दार देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, दूसरा जो है ये अपराधी, मैं बार बार कहूँगा, अपराधी दीपक त्यागी, और या जो भेष बदल कर बन गया है वो ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती, और हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल इत्यादि संगठन के, और फिर विष्णु जैन, हरिशंकर जैन इत्यादि जैसे लोग, ये कट्टरवादी तत्व हैं। तो ये सारे जो गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार राजीव गांधी इत्यादि, इनके विषय में कहते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ। एक सवाल इन कट्टरवादियों से पूछना जरूरी है, क्या ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी रहे?
क्या ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब जिनको ये मुसलमान कहते हैं इस तरह से, क्या 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 उनका भला किया? ये बात तो हिमांशु त्रिवेदी भी कबूला कि उसने कबूला कि भाई कि इस, अब कब कबूला? भारतीय जनता दल बार बार इस देश को बता रहा है कि ये सही है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह किया, इन्हीं के बूते सत्ता का भोग किया जेएनपीसी ने। लेकिन उस जेएनपीसी ने जिसके बूते माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बूते उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए सत्ता का भोग किया, उनके साथ व्यवहार क्या किया और बर्ताव क्या किया, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई पढ़ ले, शायद हिमांशु त्रिवेदी भी पढ़े होंगे। वो बिल्कुल कच्चा चिट्ठा है और इनको बेनकाब करने के लिए जेएनपीसी वालों को कि क्या हालत बना दी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की। और क्या उसमें है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनके 60-70 सालों के शासनकाल में जिनके बूते, जिनके वोट के बूते ये माने सत्ता का भोग किए जेएनपीसी वाले, उनको सबसे गरीब, सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक अशिक्षित और कहीं कहीं तो हमारे शेड्यूल कास्ट कहे जाने वाले या अनुसूचित जात कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से भी उनकी बदतर हालत। ये कच्चा चिट्ठा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये आईना है दिखाने के लिए जेएनपीसी को। लेकिन हमारे कहना है कि ये भावना कम से कम विशेष करके ये भावना जो है सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में आनी चाहिए, विशेषकर जो भोगी हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनको भी आना चाहिए। तो इतना ही नहीं, उसी जेएनपीसी का एक कद्दावर नेता कहता है कि ये मुसलमान, उसकी भावना जरा देखिए, किससे, जिससे उसने वोट लिया, वो वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया, सत्ता का भोग किया। तो एक कद्दावर नेता कहता है ये मुसलमान यदि गटर में हैं तो गटर में ही पड़े रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये बात भारतीय जनता दल ने यूट्यूब माध्यम से कई बार कहा है। उसी की नकल कर रहा था वो सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन एक तथ्य और भूल गया वो सुधांशु त्रिवेदी कि एक कद्दावर नेता और कहा था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, कद्दावर नेता बोला था। तो इसी तरह यानी इस जेएनपीसी का क्या व्यवहार रहा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, ये जग जाहिर है। जो कट्टरवादी तत्व कहते हैं ना कि भाई ये मुसलमानों का फेवर करती रहेगी, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भला नहीं किया है। हाँ, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व रहे हैं उनको जरूर ये शह देती रही, ये जेएनपीसी जो जरूर वो शह देती रही और उन्हीं को पालती रही। कट्टरवादी तत्व नहीं, कट्टरवादी तत्व ही नहीं बल्कि वो उपद्रवी तत्व, हिंसक और भारत विरोधी तत्व, उसको ये जेएनपीसी पालती रही। और आज भी इसी जेएनपीसी ने खड़ा किया पीएफआई को। अब पीएफआई का एक राजनीतिक मुखौटा है एसडीपीआई, सिमी वगैरह जो है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी दक्षिण भारत के राज्यों में जब चुनाव होता है, ये पीएफआई हमेशा जो है चुनाव, मैंने जेएनपीसी मैंने कांग्रेस
का चुनाव जितवाने के लिए वो लग जाती है। कई बार इस गद्दार सोनिया गांधी ने PFI के लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई है, ये भी देखने को मिला है। और जाकिर मूसा नाइक जैसे वो कट्टरवादी तत्व, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, उसने कहा था कि वो कह रहा था ना कि मेरे कुरान में लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं, जो इस्लाम नहीं मानते हैं, उनका कत्ल कर दो। इस तरह का वो नफरत वो फैला रहा है। हालांकि वो भाग करके चला गया है मलेशिया में। वह किसके साथ फोटो खिंचवाया था? ये वो दिग्विजय सिंह के साथ। बुरहानवादी जो कट्टरवादी तत्व था, उसका समर्थन कौन कर रही थी? ये JNPC। लेकिन ये जो कि बार बार ये भारतीय जनता दल ये बताने की कोशिश कर रहा है और आगे भी कोशिश करेगा, बताएगा कि JNPC की इतनी फितरत के बावजूद भी ये मोदी महोदय, ये बीजेपी इस JNPC को बचा रही है। और JNPC के गद्दार राहुल गांधी को गद्दार भी नहीं कहने दे रही है। इसके सिपा सालार यूट्यूब पर सिपा सालार, चाहे वो प्रदीप सिंह हो, जैसा कि मैंने अभी बताया है, हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, DK दुबे हो, और चाहे मनीष ठाकुर हो, इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते। इसकी यही साजिश जो है देश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि JNPC इतनी बड़ी गद्दार है, उसको भी गद्दार, यानी उसको गद्दार भी नहीं कहते, वामपंथियों को भी गद्दार नहीं कहते हैं। इनमें है क्या? एक एंटी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज के प्रति एक भावना इनमें है, और वो वही फूट करके मवाद के रूप में या जहर के रूप में निकला करती है। अब सवाल यह है, भारतीय जनता दल ये बताता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है या जो मुसलमानों की जो आबादी है, मैं ताकि आसानी से आप समझ सके, वैसे आसानी तो उसी में होनी चाहिए जो भारतीय जनता दल उनको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो उनको संबोधित करता है, और यह उचित भी है, सम्माननीय भी है। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, ये जो उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, ये निहायत गलत है। वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो हमारा दूसरा बहुसंख्यक है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बाद दूसरा जो है बहुसंख्यक है। तो इस दूसरे बहुसंख्यक के साथ देखिए, बीजेपी वाले देश के दुश्मन JNPC और JNPC के तमाम जो है माने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया, राहुल को बचाना और उनकी करतूतों को भी को छिपाना, एक और तो इनका ये अपराध चल रहा है देश विरोधी बीजेपी वालों का। दूसरी ओर हमारे जो दूसरे जो बहुसंख्यक हैं, उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से तो नहीं, सार्वजनिक रूप से ये छुटभइये बीजेपी के जो छुटभइये इनको लगा देते हैं, कभी कभी अपमानित करने के लिए कि ये पंजर पुत्र हैं, ये जो है कटुआ हैं, ये मियाँ हैं, ये जिहादी हैं। जिहादी होते तो बोलते मेरे, अरे टीवी चैनलों के परिचर्चा बहस में आप बराबर, समित पात्रा जब भी उसको मौका आता है तो वो बोलता रहता है जिहादी, तो ये जिहादी बोलेंगे।
पाकिस्तानी भी बोलेंगे, गद्दार बोलेंगे। एक तो इनकी ये करतूत होती है, बीजेपी जो है करवाती है अपने कट्टरवादी या छोट भाइयों से, और एक एंटी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके एक एंटी सेंटिमेंट, एक 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 उनके विपरीत एक भावना काम करती है। और वो भावना योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोदी महोदय तक करती है। योगी आदित्यनाथ में कभी फूट के निकल जाता है, भाईजान, मम्मी जान, चचा जान। क्यों कि ये निकालेंगे तो एक अपमानजनक संबोधन होगा हमारे उस तबके के लिए। मैंने कई बार बताया है कि योगी आदित्यनाथ महोदय या इस तरह के और भी तत्वों को जानना चाहिए कि मम्मी जान, भाई जान और चचा जान हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबका, जो कि अल्पसंख्यक नहीं बल्कि दूसरा बहुसंख्यक है, सेकंड मेजॉरिटी है। यदि मेजॉरिटी हमारे माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है, तो सेकंड मेजॉरिटी किसकी है? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है, तो माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी का अवधारणा शब्द बिल्कुल निकाल दीजिए आप लोग। तो सेकंड मेजॉरिटी को जो है इस तरह से जो कहना कि वो कट्टरवादियों के द्वारा, हाँ नहीं, हाँ उस जो सेकंड मेजॉरिटी है उसके खिलाफ जो है एक एंटी सेंटिमेंट, यानी एक विपरीत भावना, खिलाफ भावना काम करती है। तो वो योगी आदित्यनाथ में नहीं दिखता है कि वो कभी भाईजान चाचा जान बोल करके वो इसको एक अपमानजनक संबोधन के रूप में वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे लोग और लोगों को भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका है, ये दूसरा बहुसंख्यक है। इसकी आबादी कम से कम 18 या 19 या 20 करोड़ के आसपास है। तो हमारे उस तबके में ये चचा जान, भाई जान एक सम्मानजनक संबोधन है, और हम और पूरे भारत के लोगों का, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों का ये दायित्व बनता है कि उसका सम्मान करें। जब पुष्पेंद्र कुछ जो बोलता है ना, जिस भाईचारा की आवश्यकता है तो हंसी उड़ाता है, वो उसका मजाक उड़ाता है कि देश में जो है वो देश में भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है। वो गद्दार देश का दुश्मन ये जो है वो पुष्पेंद्र कुशवाहा जब बोलता है कि देश में भाईचारा क्या होता है और उसकी क्या जरूरत है, अरे वो तो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए, बार बार कहता है। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल राव कहता है कि पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को पहचानिए। तो अभी बात हो रही थी, तो इनके एक एंटी सेंटिमेंट की बात हो रही थी, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति एंटी सेंटिमेंट के साथ जो है इस बीजेपी के बड़ा से बड़ा नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय, और उसका एक नमूना मैंने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर एक बार जान लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये बीजेपी वाले जानबूझ करके सामने नहीं लाते। इसके विषय में हम अलग से बताएंगे। एक तो इसलिए नहीं लाते हैं कि इनको सामने लाने से नेहरू की क्या विसात है, गांधी की भी बकिया जो है उधड़ेगी, वो भी बेनकाब होगा यदि सुभाष चंद्र बोस को सामने लाया गया तो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू को बचाने के लिए ही ये
ये बीजेपी या मोदी महोदय सुभाष चंद्र बोस जी को आगे नहीं लाते हैं, उनका नाम भुनाते हैं। अभी फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं, आगे विस्तार से हम बताएंगे इसके विषय में। तो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो उनकी जन्मदिन की जो जयंती है 23 जनवरी के दिन कह रहे थे ये मोदी महोदय, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है। क्या कहते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और उनकी आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है। लेकिन मोदी महोदय ये नहीं बताया देश को कि किन तथ्यों के आधार पर, किन हकीकतों के आधार पर गुजरात का संबंध हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज से है। वो क्यों नहीं बताया कि उसमें जो मुख्य भूमिका थी, जो देशभक्ति की बात थी, वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई की थी। जानबूझकर, और ये गूगल आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा कि मोदी महोदय ने जानबूझ करके उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई का जिक्र नहीं किया। हमारे देश के लोग जान जाएं कि इस कांग्रेस, जब वो कांग्रेस को जो ये कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहनी, लेकिन मुखबिर और दलाली कर रही थी अंग्रेजी हुकूमत की, तो आंदोलन का नाम वो ले रही थी, तो उसको वित्तीय सहायता के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जमुना लाल बजाज इत्यादि लोग, और एक जमुना लाल बजाज था और एक और था वो, हाँ बिरला, वो भी था, जीटी बिरला, घनश्याम दास बिरला, ऐसे लोग वो थे। ये जमुना लाल बजाज, ये जीटी बिरला, जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण होना हुआ, इनका कहीं अता पता नहीं था, कहीं भी अता पता नहीं था। देखिए इनका चरित्र, चूंकि ये यानी अंग्रेजों की दलाली करने वाले, मुखबिरी करने वाले कांग्रेस के लिए वो धन की व्यवस्था करते थे। वहीं पर जब आज़ाद हिंद फौज के बनने की बात आई, तो उसी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट के जिले के धोराजी एक कस्बा है, टाउन है, उसके एक थे हमारे व्यापारी अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। 5 अल्फाजों का उनका नाम है, थोड़ा सा लम्बा आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही देशभक्ति का जज्बा उनमें। अब्दुल हबीब मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। तो उनका बिजनेस जो है रंगून में था। ये जमुना लाल बजाज, जीटी बिरला, तो अपने जो उनका बिजनेस है, जो भी उनका कारोबार है, बिजनेस है, उसकी कमाई का कुछ हिस्सा ही जो है वो योगदान किया करते थे इस कांग्रेस को, जो कि कहती थी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये मरफानी जी जो है, अपना पूरा बिजनेस को उन्होंने बेच दिया, उसको नष्ट कर दिया आज़ाद हिंद फौज के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए, और पूरा नष्ट करके 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 1941 में, वो 1 करोड़ आज की तारीख में हजारों करोड़ से ज़्यादा होगा। तो जब उन्होंने अपना पूरा बिजनेस को समाप्त करके 1 करोड़ रुपया दिया हमारे नेताजी जी को, तो नेताजी जी ने सवाल किया है कि मरफानी जी ये क्या कर रहे हैं? आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है, आपका परिवार है, उनमें जो देशभक्ति की बात थी
वो सामने आई। उन्होंने कहा नेताजी अब हमको इस बिजनेस की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, हम भी आपके इस आज़ाद हिंद फौज में एक सिपाही बनते हैं। सिपाही बन गए खुद मरफानी जी आज़ाद हिंद फौज की, और सेवक हिंद एक देशभक्ति की उपाधि मिला करती थी आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। पहला सेवक हिंद सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने इन मरफानी जी को दिया। और उसी प्रकार भर्ती अधिकारी थे हमारे गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, वो सूरत के थे। ये हकीकत है। इसी हकीकत को छुपाने के लिए मोदी जी ने क्यों छुपाया? क्योंकि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के थे। तो इस कदर एक एंटी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक भावना काम करती है बीजेपी में। सवाल ये देश उनसे सवाल करता है, आप इस भावना से यार देश अब चलाएंगे? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है वो दूसरा बहुसंख्यक है, माइनॉरिटी नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। उनके साथ यानी ये व्यवहार है। इन सारी बातों का इलाज दवा भारतीयता है, भारतीय एकता। इसको मत भूलिए। और इन सारी शक्तियों को ईवीएम पर उसका इलाज करना है और इनको शून्य करना है। इस निश्चय को हमेशा और मजबूत करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।